हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एंड ट्रेड। ठीक है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, परिवहन एवं व्यापार का भूगोल। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर में। और देखो, ये जो मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ इनका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला मेरे चैनल के अलावा। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, सारी यूनिटों का। और आप चाहो तो इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे अपने नंबर 7891350470 पर। ठीक है। इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर लेना। 7891350470 पर आपको मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हर क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है यहाँ पर, तो खुद का एनालिसिस खुद करना है यहाँ पर। परिवहन भूगोल का प्रेरणेता कहा जाता है। तो ध्यान रखो भाई लोगों, जो परिवहन भूगोल है उसका प्रेरणेता किसको कहा जाता है? एडवर्ड उलमान को कहा जाता है। किसको? एडवर्ड उलमान को परिवहन भूगोल का प्रेरणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उलमान के त्रय में जो सम्मिलित नहीं है वह है। यहाँ पर बताना है कि जो उलमान का त्रय, उलमान ट्रायड में जो सम्मिलित नहीं है वह है। तो जो उलमान का जो ट्रायड है उसमें सम्मिलित है संपूरकता, मध्यवर्ती सुविधाएं या स्रोत और स्थानांतरणशीलता। ये तीनों के तीनों शामिल हैं। उलमान के ट्रायड में शामिल हैं संपूरकता, मध्यवर्ती सुविधाएं या स्रोत और स्थानांतरणशीलता। ठीक है। यहाँ पर प्रवाह शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु की स्थानांतरणशीलता निर्भर करती है। वस्तु की, तो किसी भी वस्तु की जो स्थानांतरणशीलता, स्थानांतरणशीलता का मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना। तो किसी भी वस्तु का जो परिवहन होता है, हम परिवहन भी बोल सकते हैं इसको। तो जो कोई भी वस्तु हो उसका जो स्थानांतरण वो निर्भर करता है परिवहन की लागत पर। कि आप कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो तो वहाँ पर उसकी लागत कितनी लग रही है। यात्रा के समय पर, कि उस यात्रा में कितना समय लग रहा है। सुरक्षा पर, कि आप उस सामान को कितनी सेफ्टी के साथ लेके जा रहे हो। एक कोई ऐसा सामान हो आपको जिसमें बिल्कुल भी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं हो, एक ऐसा सामान हो आपका जिसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत हो। अगला क्वेश्चन है चौथा, संचरण के सारे एक समन्वित प्रादेशिक व्यवस्था के विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखो, संचरण मूवमेंट के सारे एक समन्वित प्रादेशिक व्यवस्था के विकास की संकल्पना किसने दी थी? पीटर हैगेट ने दी थी। परिवहन प्रणाली की कार्यप्रणाली अवधारणा प्रस्तुत की थी। परिवहन प्रणाली की कार्यप्रणाली अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? हस्तमौर्य ने। किसने? हस्तमौर्य ने। किसने? हस्तमौर्य ने। स्थानीय संचरण को हतोत्साहित करने वाला कारक है। तो जो स्थानीय संचरण है उसको हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है उसको डिमोटिवेट करने वाला, हम डिमोटिवेट बोल सकते हैं उसको। तो स्थानिक संचरण को हतोत्साहित करने वाला कारक कौन सा है? स्थानांतरणशीलता है। अदृश्यमान परिवहन जाल का उदाहरण है। बताओ, अदृश्यमान परिवहन जाल का उदाहरण है समुद्री जलमार्ग परिवहन जाल। जो समुद्री जलमार्ग परिवहन जाल है वो कैसा है? अदृश्यमान परिवहन जाल का उदाहरण है। बाकी जो सड़क मार्ग परिवहन है, जल मार्ग परिवहन है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? दृश्यमान परिवहन जाल के उदाहरण हैं। यदि यहाँ पर देखो, दृश्यमान परिवहन जाल में शामिल है जो हमें दिख रहा है, जैसे सड़क मार्ग हमें दिखता है और रेल मार्ग हमें दिखता है। लेकिन अदृश्यमान में शामिल है समुद्री जल मार्ग परिवहन जाल, वायु मार्ग परिवहन जाल। जो वायु मार्ग होता है वो भी हमें नहीं दिखता। जो एरोप्लेन चलती है वो हमें नहीं दिखती कहाँ पर चल रही है, वो कौन से रास्ते पर चल रही हैं, वो नहीं दिखती ना। कभी किसी ने देखा है कि एरोप्लेन कौन से रास्ते पर चल रही है? नहीं चलती वो। उसका जो परिवहन जाल होता है वो कैसे होता है? अदृश्य होता है। बिल्कुल उसी तरीके से समुद्री जल का जो परिवहन जाल होता है वो भी अदृश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। कम दूरी तक माल का वहन सस्ता पड़ता है। तो ध्यान रखना, यदि आप कम दूरी के लिए जा रहे हो तो इसके लिए जो सड़क मार्ग है वो सबसे सस्ता पड़ता है।
कम दूरी के लिए सड़क मार्ग सस्ता पड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोस्टली स्थानों पर कम दूरी के लिए जो रेल मार्ग है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। आपको भी पता है, यहाँ पर पहली बात तो कम दूरी की बात की गई है, ठीक है। तो जो परिवहन मार्ग है, वो जो रेल मार्ग है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। परिवहन लागत संरचना का समूहीकरण किया जाता है। परिवहन लागत संरचना का समूहीकरण किया जाता है माल की विशेषताओं के आधार पर। किसके आधार पर? माल की विशेषताओं के आधार पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। परिवहन जाल की संयोजकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो परिवहन जाल होती है उसकी संयोजकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विभिन्न केंद्रों की संयोजन का स्तर संयोजकता कहलाता है। केंद्रों के संयोजन का स्तर बढ़ने की जाल की संयोजकता बढ़ती है। केंद्रों के संयोजन का स्तर बढ़ने का जाल की संयोजकता बढ़ती है। संयोजकता परिवहन जाल की महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि परिवहन जाल की संयोजकता के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताओ। तो देखो यहाँ पर ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। परिवहन जाल की संयोजकता के संबंध में तीनों कथन सही हैं कि विभिन्न केंद्रों के संयोजन का स्तर संयोजकता कहलाता है। केंद्रों के संयोजन का स्तर बढ़ने का जाल की संयोजकता बढ़ती है। संयोजकता परिवहन जाल की महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन जाल की संयोजकता का प्रकार नहीं है, बताओ। परिवहन जाल की संयोजकता का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो हैमिल्टन संयोजकता है, परिपथ संयोजकता है और पथ संयोजकता है, ये तीनों के तीनों हैं जो परिवहन जाल की संयोजकता के प्रकार हैं। जो शाखन संयोजकता है वो इसका प्रकार नहीं है। हमारे मन में फीलिंग होती है कि जो शाखन है वो भी प्रकार है, जबकि हैमिल्टन संयोजकता वो प्रकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। जो परिवहन जाल की संयोजकता है उसमें पथ संयोजकता भी शामिल है, हैमिल्टन संयोजकता भी शामिल है और परिपथ संयोजकता भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन जाल की किस संयोजकता में अंतिम केंद्र अधिक होते हैं, बताओ। परिवहन जाल की किस संयोजकता में अंतिम केंद्र अधिक होते हैं? तो भाई लोगों, जो अंतिम केंद्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं किसमें? कोशिका या बाधक संयोजकता में। जो अंतिम केंद्र होते हैं वो किस में अधिक होते हैं? कोशिका या बाधक संयोजकता में। किसमें? कोशिका या बाधक संयोजकता में। परिवहन जाल की किस संयोजकता में स्थान युग्मों के मध्य वैकल्पिक मार्ग विद्यमान होते हैं, बताओ। परिवहन जाल की किस संयोजकता में स्थान युग्मों के मध्य वैकल्पिक मार्ग विद्यमान होते हैं? तो भाई साहब, वैकल्पिक मार्ग किस में होते हैं? परिपथ संयोजकता में। किसमें? परिपथ संयोजकता में। स्थानिक अन्योन्य क्रिया को स्पष्ट करते हुए एडवर्ड उलमान ने किस संकल्पना का प्रतिपादन किया, बताओ। स्थानिक अन्योन्य क्रिया को स्पष्ट करते हुए एडवर्ड उलमान ने किस संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो यहां पर सही आंसर है भाई लोगों, स्थानांतरणशीलता। स्थानांतरणशीलता। स्थानिक अंतःक्रिया के मुख्य अध्ययन बिंदु के रूप में सम्मिलित होते हैं। स्थानिक अंतःक्रिया के मुख्य अध्ययन बिंदु के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर होगा, स्थानिक अंतःक्रिया के मुख्य बिंदु अध्ययन बिंदु के रूप में सम्मिलित होता है माल, विचार और मनुष्य, तीनों के तीनों। उलमान के त्रय में निम्नलिखित में से किस एक में मांग और पूर्ति की अवधारणा विद्यमान है, बताओ। उलमान के त्रय में निम्नलिखित में से किस एक में मांग और आपूर्ति की अवधारणा विद्यमान है? तो भाई लोगों, जो उलमान का त्रय था उसमें मांग और आपूर्ति की अवधारणा विद्यमान है किसमें? संपूरकता या परिपूरकता में। किसमें? संपूरकता या परिपूरकता में।
दूरी छह प्रभाव की संकल्पना है, उल्मान के त्रय में से किस एक के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? बताओ। दूरी छह प्रभाव की संकल्पना है, उल्मान के त्रय में से किस एक के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो भाई लोगों ये संबंधित है किससे? स्थानांतरणशीलता के साथ। किसके साथ? स्थानांतरणशीलता के साथ। गुरुत्व मॉडल के अनुसार दो स्थानों के बीच गुरुत्व मॉडल के अनुसार दो स्थानों के बीच स्थानिक अंतःक्रिया दूरी के साथ साथ किस एक अन्य घटक से भी प्रभावित होती है? बताओ। तो यहाँ पर एक घटक होगा भाई लोगों जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है 23वां। अधिक दूरी तक कम परिवहन लागत वाला साधन है। बताओ। अधिक दूरी तक कम परिवहन लागत वाला साधन है। तो अधिक दूरी के लिए कम परिवहन लागत वाला साधन कौन सा है? जल परिवहन। अधिक दूरी के लिए कम परिवहन लागत वाला साधन कौन सा है? जल परिवहन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफ्रीका की नदियाँ उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की नदियों की भांति ही बड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये अंतर्देशीय जल परिवहन को आकर्षित नहीं करती, क्योंकि? बताओ। अफ्रीका की नदियाँ उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की नदियों की भांति ही बड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये अंतर्देशीय जल परिवहन को आकर्षित नहीं करती, क्योंकि भाई साहब मैं बताता हूँ, इन नदियों के मार्ग क्षिप्रिकाओं एवं जलप्रपातों से टूटे हुए हैं। इन नदियों के जो मार्ग हैं वो क्षिप्रिकाओं एवं जलप्रपातों से टूटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग प्रस्तुत करता है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग प्रस्तुत करता है? तो भाई लोगों यहाँ पर सही आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी तथा महान झील। कौन है? सेंट लॉरेंस नदी तथा महान झील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? बताओ। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, आपको बताना है। तो भाई साहब जो किल नहर है वो उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? किल नहर है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्रो नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो क्रो नहर है वो है थाईलैंड में। क्रो नहर कहाँ पर है? थाईलैंड में। क्रो नहर कहाँ पर है भाई? थाईलैंड में क्रो नहर। संसार की सबसे बड़ी नहर कौन सी है भाई? संसार की सबसे बड़ी नहर है, बताओ। संसार की सबसे बड़ी नहर कौन सी है भाई लोगों? तो देखो संसार की सबसे बड़ी नहर है बिलोये मोटर बाल्टिक। कौन सी है? बिलोये मोटर बाल्टिक। संसार की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बिलोये मोटर बाल्टिक है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो भाई लोगों यहाँ पर ऑप्शन में गलत है। स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। संसार की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो पान एम हाईवे है जो संसार की सबसे लंबी सड़क है। न्यू दिल्ली से वैंकूवर तक का निकटतम वायुमार्ग कौन सा है? बताओ। न्यू दिल्ली से वैंकूवर तक का निकटतम वायुमार्ग कौन सा है? तो वो है भाई साहब सबसे पहले न्यू दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से टोक्यो, टोक्यो से वैंकूवर। न्यू दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से टोक्यो, टोक्यो से वैंकूवर। कौन सा सुमेलित नहीं है? ओरिएंट रेल मार्ग पेरिस से कुस्तुनतुनिया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन अंतः महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी से पर्थ, कैप कोयरा रेल मार्ग केप टाउन से कोयरा, और ट्रांस कनाडा हाईवे न्यूयॉर्क से ओटावा। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर देखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई लोगों, यहाँ पर ये बात गलत है। ओरिएंटल रेल मार्ग पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है।
ट्रांस ऑस्ट्रेलियन अंतः महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। कैप कोयरा रेल मार्ग केप टाउन को कोयरा से जोड़ता है। गोटा नहर जोड़ती है, तो ध्यान देना जो गोटा नहर है वो बर्टन झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? बर्टन नहर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है भाई लोगों, गोटा नहर कहाँ कहाँ जोड़ती है? बर्टन झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आगे बात की जाए, उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो देखो उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर भाई साहब सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी का है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, सेंट जॉनस से वैंकूवर, कैनेडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग हैलिफैक्स से प्रिंस रूपर्ट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को से नाखुदका, कैप कोहिरा रेल मार्ग कैप कैनेडी से कोहिरा। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 में बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो जो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैप कोहिरा रेल मार्ग, कैप कैनेडी से कोहिरा, ये बात गलत है यहाँ पर। देखो जो कैप कोहिरा रेल मार्ग है वो कैनेडी पैसिफिक रेल मार्ग है जो सेंट जोनस से वैंकूवर को जाता है, और कैनेडियन जो राष्ट्रीय रेल मार्ग वो हैलिफैक्स से प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को से नाखुदका तक जाता है। ध्यान रखना इसमें ये छोटे छोटे स्टेशनों की भी बात की गई है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? बताओ कौन सा बंदरगाह है जो प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? बताओ 36वें क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो जो मियामी बंदरगाह है वो प्रशांत तट पर नहीं है, बाकी लॉस एंजल्स, वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को तीनों के तीनों प्रशांत तट पर स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? शिकागो में है। पनामा बंदरगाह स्थित है। बताओ पनामा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? प्यारे भाई लोगों, पनामा बंदरगाह कहाँ पर है? टोक्यो सॉरी प्रशांत तट पर है। कहाँ पर है? प्रशांत तट पर। नहरों की अधिकता के कारण जापान का वेनिस कहलाता है। बताओ नहरों की अधिकता के कारण जापान का वेनिस किसको बोलते हैं? ओसाका को। देखो नहरों की अधिकता की वजह से जापान के ओसाका को वेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापान का वेनिस बोलते हैं। नहरों की अधिकता के कारण जापान का वेनिस किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं। किसको? ओसाका को जापान का वेनिस बोलते हैं। किसकी वजह से? नहरों की अधिकता की वजह से। अगला क्वेश्चन है, न्यू ऑर्लियंस, त्रिपोली, वैंकूवर, किंगस्टन मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो खुद का एनालिसिस खुद करो। मैं हर बार बोलता हूँ कि खुद का एनालिसिस खुद करो। और यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी दिख रहा है। हर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिख रहा है आपको। देखो मैं मिलान करके बता देता हूँ, वैसे आंसर दिख रहा है आपको। देखो न्यू ऑर्लियंस मैक्सिको की खाड़ी में, त्रिपोली भूमध्य सागर से, वैंकूवर प्रशांत महासागर, किंगस्टन कैरेबियन सागर। स्वेज नहर मिलाती है। बताओ स्वेज नहर किसको मिलाती है?
तो जो स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। चीन में रेल मार्ग अनुसरण करते हैं। बताओ चीन में रेल मार्ग किसका अनुसरण करते हैं? देशांतरों का। ध्यान रखना, जो चीन में रेल मार्ग है वो भाई लोगों देशांतरों का अनुसरण करते हैं। किसका? देशांतरों का। आगे देखी जाए, विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम रेल मार्ग राइन नदी पर, ठीक है, जो पश्चिमी यूरोप में बहती है। निम्न में से सबसे लंबा वायुमार्ग है न्यूयॉर्क से टोक्यो के बीच में। न्यूयॉर्क से टोक्यो के बीच में विश्व का सबसे लंबा वायुमार्ग है। कौन सा बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखना, जो एडिलेड बंदरगाह है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, सॉरी। देखो, लिटेंटन, ऑकलैंड और वेलिंगटन। लिटेंटन, ऑकलैंड और वेलिंगटन, ये तीनों के तीनों बंदरगाह न्यूजीलैंड में हैं। एडिलेड न्यूजीलैंड में नहीं है। चाय के निर्यात में भारत के साथ किस देश की प्रतिस्पर्धा है? वो है श्रीलंका की। भाई साहब, चाय के निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धा कौन से देश के साथ है? श्रीलंका के साथ। किस देश के व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के से कोयल नदी कही जाती है? किस नदी के व्यापार में कोयला का महत्व अधिक होने से कोयला नदी कहा जाता है? तो वो है भाई साहब राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह नदी कोयले का सबसे ज़्यादा व्यापार करती है। अब बाकी के क्वेश्चन है हम जो नेक्स्ट रहेगा PDF उसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 47 क्वेश्चनों के साथ इसका द एंड करते हैं, और 47 क्वेश्चन हम अगली PDF में करेंगे जो नेक्स्ट 6:30 बजे वाली क्लास रहेगी उसमें। तो सभी से रिक्वेस्ट है 6:30 बजे वाली क्लास भी सभी के सभी ज्वाइन करें, ठीक है। PDF लेने के लिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 7891350470 पर कॉन्टैक्ट करें, या मेरे व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप PDF ले लो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।